आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृति का भाग 1 के पाठ 2 मेरे संग की औरतें का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर नए प्रयोग करते हुए गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को भी तोड़ा है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। इसमें किसी एक स्त्री के जीवन को आधार मानकर रचना नहीं लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर व्यतीत किया और उसे आधार दिया है। इस रचना में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, परंतु अलग परिवेश और स्वभाव की होने के बाद भी उनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं का उल्लेख करती है। यह पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित रचना है। स्वयं के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर कार्य करना हमें अचंभित करता है और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करता है। लेखिका पाठ का आरंभ अपनी नानी के बारे में बताते हुए करती है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका का कहना है कि मेरी एक नानी थी, सबकी होती है, पर उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब लेखिका का जन्म हुआ उससे उनकी माँ की शादी से पहले ही लेखिका की नानी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी, अर्थात लेखिका और उनकी 2 बहनें आगे स्वयं लेखिकाएं बनी और कहानियाँ लिखने लगी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म, असली सार जो है वो लेखिका को समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। अर्थात उनके नाना शादी के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा या आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी पति पर किया। अर्थात उनके नाना अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी ने उनके तौर तरीकों का कभी कोई विरोध नहीं किया, परंतु उन्होंने उनके तरीकों को अपने जीवन में अपनाया भी नहीं। वे अपने तरीके से जीती रही। परंतु जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर उठी, अर्थात बहुत बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग और हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से तो क्या खुद अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, अर्थात जिसने कभी किसी अन्य पुरुष से बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। परंतु नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। उनके नाना ने वक्त की नज़ाकत को समझा और तुरंत बिना सवाल जवाब किए फौरन जाकर अपने दोस्त को लिया लाए और अपनी पत्नी के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। आगे जो उन्होंने कहा वो और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला था। नानी ने प्यारेलाल जी से कहा कि वह कोई स्वतंत्रता संग्राम
सैनानी तलाश कर उनकी पुत्री का विवाह उससे करवा दे। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहती कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेजों का आज्ञाकारी व्यक्ति हो। इससे पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आज़ादी कितनी प्रिय थी। अंग्रेजों के अनुसार चलकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन बिताना उन्हें अधिक गौरवपूर्ण लगता था। इस प्रकार लेखिका की नानी ने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका अत्यधिक प्रभावित हुई। इस तरह लेखिका की मां की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की दादी कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, अर्थात वह अत्यंत कोमल और नाजुक है। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर, ईमानदार, सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उनसे कभी नहीं कहा जाता था, परंतु उनकी सलाह घर के हर कार्य में ली जाती थी तथा उनकी सलाह को माना भी जाता था। सारा काम उनकी सास, जिठानियाँ और पति संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। उन्होंने न तो बच्चों को प्यार किया, न खाना पकाया, न घर के कामकाज देखे। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी। दूसरा कारण उनकी बीमारी भी थी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। वह सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही करती थी। स्वतंत्रता के प्रति गहरे प्रेम को अपने स्वतंत्र विचारों के अनुरूप आचरण द्वारा प्रकट करती थी। घर में काम न करने पर भी उनका कोई अनादर नहीं। इस प्रकार लेखिका की माँ अत्यंत नाजुक और सुंदर थी। ईमानदारी, निष्पक्षता, सच्चाई ये उनके गुण थे। उन्होंने अन्य माताओं के समान कभी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी और न ही खाना पकाकर खिलाया। वे तो अपना अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर भी नहीं करती थी। लोग प्रत्येक काम में उनकी राय लेते और उसका पालन भी करते थे। घर में काम न करने पर भी उनका कोई अनादर इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी माँ में ये गुण थे। एक तो वो साहबी खानदान से संबंधित थी, दूसरा वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, तीसरा किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करती थी। वह बाहर के लोगों की बहुत अच्छी मित्र थी। अपने बच्चों की भी वह माँ कम मित्र ही अधिक थी। मातृत्व तो उनको अपने पिता से ही प्राप्त होता था। घर में कोई किसी के पत्रों को नहीं खोलता था, न पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। सभी को अपनी निजता रखने का अधिकार था। इस प्रकार इस अंश में संयुक्त परिवार की महत्ता और उसके सांस्कृतिक मूल्य सामने आए हैं। लेखिका स्वयं एक संयुक्त और बड़े परिवार में पली बड़ी। लेखिका के परिवार का माहौल भी प्रगतिशील था। उस सबको अपने ढंग से जीने की आज़ादी थी। किसी के निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस पाठ में महिलाओं का महत्व तथा पुरुषों के समान अधिकार वाले मूल्य भी उभर कर सामने आते हैं। हमने पढ़ा कि लेखिका ने को नहीं देखा, फिर भी वह उनसे अत्यधिक प्रभावित थी क्योंकि उन्होंने उनकी नानी के बारे में जो कुछ भी सुना वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने बताया कि उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। उन्होंने बिना संकोच के अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहकर अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवा दिया तथा वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया कि उनकी माँ परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी क्योंकि उनमें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी तथा वे सदा सत्य बोलती थी। इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे।
लेखिका ने बताया कि उनके घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी और इसी छूट का लाभ उठाते हुए उनकी 3 बहनें और उनका छोटा भाई लेखन कार्य करने लगे। आगे लेखिका कहती है कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहता, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। अर्थात लेखिका की परदादी भी परंपरा से अलग होकर जीती थी। उनका व्रत था कि उनके पास 3 धोतियां होते ही वह तीसरी को दान में दे देगी, 2 धोती ही अपने पास रखेगी। लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो दादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि पहली संतान लड़की हो, जबकि सभी लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि माँ की 5 पुत्रियां हुई। लेखिका के साथ पूरे गांव का ऐसा मानना था कि परदादी कतार भगवान से सीधे जुड़े हुए हैं, भगवान भी उनकी बात मानने से मना नहीं कर सकते। और लेखिका की दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुनकर, अर्थात जबकि पहला लड़का संतान के रूप में मांगा जाता है, परंतु दादी ने जब लड़की मांगी तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो गया और भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गया कि उन्होंने 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद लेखिका ने कई बार सुना था और चोर को देखने की खुशनसीबी भी उनके हाथ आई थी। एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए थे। घर में केवल स्त्रियां थीं जो रत जगा कर रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में जा घुसा। कौन है पूछने पर उत्तर मिला, जी मैं। परदादी ने उससे कहा कि वह लोटे में पानी लाकर उनको पिलाए। चोर ने घबरा कर बताया कि वह तो चोर है। अब परदादी ने उससे कहा कि वह अच्छी तरह हाथ धोकर और छान कर लोटे में पानी लाए। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष उस चोर को पिलाकर कहा, एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तू चोरी कर या खेती, यह तेरी इच्छा है। चोर भी बेचारा क्या करता, चोरी छोड़कर खेती करने लगा। दादी की इस बात से पता चलता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहज स्वाभाविक आचरण द्वारा भटके हुए व्यक्ति का भी मार्गदर्शन किया जा सकता है। आगे लेखिका कहती है, खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन 2 सनकी बुढ़ियों के बीच, उनकी नानी और परदादी के बीच वो अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते उन्हें कभी अपने लड़की होने के लिए कोई हीन भावना मन में नहीं आई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर भी वह अत्यधिक रोमानी रही। लेखिका बहनों में दूसरे नंबर की थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेखिका को टाइफाइड ज्वर था। वह इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु जा न सकी। डॉक्टर ने उन्हें जाने के लिए मना किया था। वह रोने लगी तो उसके पिता ने उसको ब्रदर्स कारामजोव नामक पुस्तक पढ़ने को दी। लेखिका 9 वर्ष की थी। पुस्तकें पढ़ना उसे प्रिय था। वह रोना बंद करके पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा, परंतु पहली बार में ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उन्हें लगभग कंठस्थ हो गया। यह उन्हें जीवन भर याद रहा तथा उनके लेखन को भी बराबर प्रभावित करता रहा। उनके जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश ब्रदर्स कारामजोव के उस अध्याय से प्रभावित रहे। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अब अपनी बहनों के बारे में बात करती है। लेखिका कहती है, माँ जी की मन्नत का असर रहा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार करती रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई वह लेखिका नहीं थी, उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। मंजुल के घर का नाम रानी था और लेखिका अवतार उनका हुआ मंजुल भगत के रूप में, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी।
उनके घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला। क्योंकि उन्होंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, इसलिए बतौर लेखिका उनका नाम मृदुला गर्ग चला। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। चौथे और 5वें नंबर की बहन का नाम रेणु और अचला था। लोग पिताजी से यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़ें। पिताजी ने जमाने की इतनी बात सुनी कि उनका चौथी और 5वीं जब बेटियां पैदा हुई तो उन्होंने उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। बीच की 2 बहनें लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर लेखन कार्य से जुड़ चुके। अचला लेखिका से 8 साल छोटी थी और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखने लगी, परंतु उनका छोटा भाई राजीव फिर हिंदी में लिखने लगा। अर्थात लेखिका सहित 5 बहनें थीं, मंजुल, मृदुला, चित्रा, रेणु और अचला। उनमें से चित्रा और रेणु लेखन कार्य नहीं करते थे। मंजुल, मृदुला और अचला लेखन कार्य से जुड़े हुए थे। उनका सबसे छोटा भाई था राजीव, वह भी लेखन कार्य से अछूता नहीं रहा। खैर, उनकी गैर लेखिका बहनें भी कम नहीं थी। रेणु गर्मी की दोपहरी में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंत शाही का प्रतीक था। वह किसी भी चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेती थी। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र भी मंगा लिया था। उसे तो इम्तिहान देने से भी परहेज था। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसे तमाम तर्क देकर समझाया गया। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने पास होने लायक नंबर लाकर बीए कर लिया। सच बोलने में तो वह उनकी माँ से भी आगे थी। इसके साथ ही रेणु हठी स्वभाव की थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हो गई। नालों में बाढ़, पुलों के नीचे पानी जमा और यातायात ठप हो गया। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैरने लगी। सुबह सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। रेणु की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा, फिर भी वह नहीं मानी और अकेले ही पैदल स्कूल चल दी। उस समय बारिश तो थम गई थी, पर सड़कें पानी में डूबी थी। पहुंचने पर स्कूल बंद मिला। स्कूल का चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया। रेणु 2 मील चलकर वापस घर पहुंची, परंतु उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। लेखिका कहती है, चित्रा पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेती थी। वह जो सोच लेती थी करके रहती थी। शादी के समय उसने एक लड़का पसंद करके उसी से शादी करने का ऐलान कर दिया। लड़के ने पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, क्योंकि उसका मानना था कि वह जो सोच लेती है करके ही रहती है। उसके बाद लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला लेखिका को काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उससे आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में उसका मन ज़्यादा नहीं लगा, तो वह भी मंजुल और लेखिका की तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा बैठी। लेखिका कहती है, हम सभी बहनों में एक बात समान थी। वे परंपरागत ढंग से नहीं चली, परंतु घर को कभी उन्होंने तोड़ा भी नहीं। शादी की तो उसे उम्र भर कायम रखा। तलाक के कगार पर पहुंचकर भी कगार को तोड़ा नहीं, क्योंकि घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना भी काफ़ी है। मर्द बदलने से कुछ लाभ नहीं होता। लेखिका स्वयं दृढ़ निश्चयी थी। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। उस नगर में पति पत्नी यदि साथ में पिक्चर देखने भी जाते तो साथ नहीं बैठते थे। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। उसको नाटकों में अभिनय का शौक था। लेखिका के एक प्रयास से वहां की स्त्रियां नाटकों में पराये मर्दों के साथ भी काम करने को तैयार हो गई। वहां 4 वर्ष तक लेखिका ने नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। बिहार के बाद वह कर्नाटक के और छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी। उनके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से निवेदन किया कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दे।
बिशप गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल खोलने को तैयार नहीं था। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि उनको यकीन दिलाया जाए कि स्कूल अगले 100 साल तक चलता रहेगा। तो लेखिका ने गुस्सा होकर कहा, 100 वर्ष तक चलते रहने का यकीन तो किसी के बारे में नहीं दिलाया जा सकता। तो बिशप गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। लेखिका कहती है, उनकी बात कड़वी तो थी, परंतु 100% सच, और सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत सी। सो उन्होंने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलेगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएगी। वहां के अनेक मेहनती और अपने दृढ़ निश्चय से, वहां के खिसके लोगों की मदद से उन्होंने अपना यह व्रत पूरा किया। उनके बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में वे अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। लेखिका के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक मंच उसके अपने लेखन से ही मिला। शुरू से अंत तक उनका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चला। लेखिका का मानना था कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। इस प्रकार यह पाठ लेखिका तथा उनके परिवार से संबंधित औरतों की कहानी कहता है। इसमें उल्लेखित औरतें अपनी परंपराओं का पालन करने के साथ साथ स्वयं के अस्तित्व के प्रति भी सजग है। वे संकीर्ण माहौल में भी स्वयं के लिए संभावनाएं तलाश करती है। वे समझौता नहीं करती। परिस्थितियां तथा लोगों को उनके साथ समझौता करना पड़ता है। ये भीड़ में अलग दिखाने वाली औरतें हैं जो अपने व्यक्तित्व से समाज तथा लोगों को चमत्कृत कर देती है। इस पाठ में लेखिका स्वयं का तथा अपने परिवार की औरतों का उल्लेख करती है। इसमें उन्होंने अपनी परदादी, नानी, माँ, बहनें तथा स्वयं का वर्णन किया है। वे विभिन्न घटनाओं के माध्यम से बताती है कि कैसे वे परंपरागत तरीके से अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखती है। वे समझौता नहीं करती है, मगर वे अपनी परंपराओं तथा मर्यादाओं को भी नहीं तोड़ती है। वे भीड़ में चलती है, मगर अपने व्यक्तित्व के कारण उसमें अलग ही दिखाई देती है। अतः मेरे संग की औरतें, यह शीर्षक बहुत उपयुक्त है।